नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूँ हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग अपने लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग का यूनिट नंबर 19 डिस्कस करेंगे। आप मेरा ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, इसमें हम लोग यूनिट नंबर 1 से 18 सिक्वेंसली कवर किए हैं। हमारा अप्रोच रहा है कि पहले हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उस थ्योरी के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन बन सकता है उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस प्रकार से यदि आप लास्ट टाइम रिवीजन में उसको केवल आप उस क्वेश्चन को ही देखते जाइए तो आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर पाएंगे। और वो क्वेश्चन उन्हीं सब क्वेश्चन को लिया गया है जो कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके बुक का एक तरह से बुक का पूरा कवरेज है हमारा। आप बुक पढ़िए या मेरे लेसन को देखिए, आपको एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, सभी पॉइंट कवर हो जाएंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस यूनिट नंबर 19 को, जो कि बेस्ड है रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस पे। आइए जरा देखते हैं क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें चार्ज के डेफिनेशन को समझना है। उसके बाद हमें ये देखना है कि आखिर चार्ज को रजिस्टर्ड करने का क्या क्या प्रोसीड्यूर है। उसके बाद हमें ये देखना है कि यदि मान लीजिए चार्ज नॉन रजिस्टर्ड हो गया तो उसका क्या इफेक्ट होगा। और लास्ट में हमें ये देखना है कि चार्ज के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कौन कौन से लॉ है, प्रोविजंस है, ये हमें देखना है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर टॉपिक से, जो है व्हाट इज चार्ज। तो देखिए दोस्तों, चार्ज का मतलब क्या हुआ। चार्ज का मतलब हुआ सिक्योरिटी, या आप कह सकते हैं डेट। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। जब हम चार्ज बोल रहे हैं तो आप समझिए कि हम सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं या डेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और याद रखिएगा, सेक्शन 125(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट, किसके एक्ट का, कंपनीज एक्ट का, ठीक है, 1956। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसके अंदर कौन कौन सा चार्ज होंगे वो देखिए। अ चार्ज फॉर द पर्पस, तो चार्ज कौन कौन सा इंक्लूड किया गया है सेक्शन 125 में, वो आप जरा देखिए। सबसे पहला है चार्ज फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग डिवेंचर। दूसरा है चार्ज ऑन अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। तीसरा है चार्ज ऑन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, अचल संपत्ति हो, चाहे वो सिचुएटेड हो या इंटरेस्ट हो, कहीं भी सिचुएटेड हो। उसके बाद किसी कंपनी के बुक डेप्ट पे चार्ज जो होगा वो भी हमारा इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद चार्ज जो कि प्लेज नहीं हो, ठीक है, और किस पे हो, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी हो यानी चल संपत्ति पे हो। और लास्ट है एक फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग और एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड। दोस्तों, इसके बाद जो चार्ज है वो है चार्ज ऑन कॉल मेड बट नॉट पेड। और लास्ट है चार्ज ऑन अ शिप और एनी शेयर इन अ शिप। और लास्ट है अ चार्ज ऑन गुडविल ऑन अ पेटेंट और लाइसेंस अंडर अ पेटेंट और अ ट्रेडमार्क। तो दोस्तों, ये सभी चार्ज को आपको ध्यान रखना है। इन सभी चार्ज को सेक्शन 125(4) के अंदर इंक्लूड किया गया है और ये कंपनीज एक्ट के अंदर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने। अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125(4) ऑफ कंपनीज एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चार्ज इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेक्शन 125(4) क्या कहती है कि इन सभी चार्ज को, जो कि अभी सब मैंने ए से लेके आई तक जितने भी चार्ज बताए हैं, सभी के सभी चार्जेस की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किन चार्ज की में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिए, पहला है चार्ज टू सिक्योर द डिवेंचर। दूसरा है चार्ज ऑन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा है चार्ज ऑन बुक डेट ऑफ ए कंपनी, डी नन ऑफ दिस। तो ऊपर के जितने भी चार्ज लिखे गए हैं सभी के सभी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, यानी रजिस्टर्ड करना आवश्यक है चार्ज को। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ABC को जरा देखिए, तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं वो ऑलरेडी हमारे ऊपर के जो पॉइंट्स है उसमें इंक्लूडेड है, यानी इन सभी में चार्ज की रिक्वायरमेंट है, इन सभी में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी नन ऑफ द अबव। चलिए, समझ में आ गया आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ चार्ज रिक्वायर रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। और दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है चार्ज का वो किसके साथ होता है, तो कंपनी के रजिस्ट्रार के साथ होता है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इनमें से किस चार्ज को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट। प्लेज ऑफ स्टॉक, लोन अगेंस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ टू गुड, लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, हाइपोथिकेशन ऑफ गुड। तो दोस्तों देखिए, प्लेस को हम लोगों ने ऊपर देखा था कि उसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल टू गुड्स में भी होती है दोस्तों। डिपॉजिट के अगेंस्ट यदि आप लोन ले रहे हैं तो उसमें भी आपको चार्ज की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन याद रखिएगा कि हाइपोथिकेशन जो होता है दोस्तों वो एक फ्लोटिंग चार्ज होता है। अब दोस्तों दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये फ्लोटिंग चार्ज क्या है, तो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे फ्लोटिंग चार्ज के बारे में। तो फिलहाल आप ये समझिए कि जो हाइपोथिकेशन होता है अपना, वो एक तरह का फ्लोटिंग चार्ज होता है। ठीक है, प्लेज नहीं है, प्लेज हाइपोथिकेशन में अंतर है दोस्तों। तो इसीलिए हाइपोथिकेशन की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन प्लेज की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो सेक्शन 125(4) है, सब सेक्शन 4 है, वो सभी के सभी में एप्लीकेबल है, लेकिन हाइपोथिकेशन में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हाइपोथिकेशन एक तरह का हमारा फ्लोटिंग चार्ज है। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। आइए अपना नेक्स्ट थ्योरी को पढ़ते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ चार्ज हम लोग समझते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो चार्ज एज पर कंपनीज एक्ट चार्ज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तरफ है हमारा फिक्स चार्ज और दूसरी तरफ है हमारा फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों, फिक्स चार्ज एक तरह का स्पेसिफिक चार्ज होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि जो सेक्शन 125(4) भी है कंपनीज एक्ट का, ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कहा गया है
द कंपनी, तो ये फिक्स चार्ज में ये इसमें एप्लीकेबल होता है, यानी कि इन सभी चार्ज को रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और ये किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे एक्सटेंड होगा या किसी कंपनी के प्रॉपर्टीज़ पे एक्सटेंड होगा, ठीक है दोस्तों। ओके, यानी कुल मिलाकर आप ऐसा कहें कि कोई पार्टिकुलर या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी किसी कंपनी का, वो मान लीजिए कि किसी को सिक्योरिटी के रूप में कोई लोन लिया, ठीक है, और आपने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में रख दिया, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो हमारा हमेशा फिक्स चार्ज के अंदर आएगा। चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब जरा आते हैं फ्लोटिंग चार्ज पे। तो फ्लोटिंग चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो कि जनरल है, स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो देखिए, ऐसा चार्ज होता है जो कि फ्लोट कर रहा हो। फ्लोट किस पे कर रहा हो? प्रेजेंट और फ्यूचर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी पे फ्लोट कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद यानी किसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी पे अटैच नहीं होता है दोस्तों ये चार्ज। उसके बाद ये इसमें एक और होता है, ये किसी कंपनी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है कि प्रॉपर्टी को असाइन करने से। और लास्ट है दैट कैन हैपन ऑफ एनी इवेंट और कंटिजेंसी क्रिस्टलाइज एज फिक्स चार्ज। ध्यान दीजिएगा, कोई भी फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में क्रिस्टलाइज हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्लोटिंग चार्ज क्या फिक्स चार्ज में क्रिस्टलाइज हो सकता है, तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, जब टर्म लोन दिया जाता है मशीनरी के परचेज के लिए, समझिए बात को, एक एग्जाम्पल से मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपको मशीनरी परचेज करना है, आपने टर्म लोन लिया, तो इसमें कौन सा चार्ज के अंदर आएगा? ऑप्शन ए है फ्लोटिंग चार्ज, ऑप्शन बी है फिक्स चार्ज, ऑप्शन सी है फर्स्ट चार्ज, ऑप्शन डी एक्सक्लूसिव चार्ज। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको एक की पॉइंट पकड़ना है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जब भी चार्ज किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे एक्सटेंड होगा तो हमेशा वो फिक्स चार्ज होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये आपका मशीनरी है दोस्तों, मशीनरी आपका एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि मशीनरी, तो ये जो चूंकि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पे है तो ये हमारा फिक्स चार्ज होगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? तो याद रखिए कीवर्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज द कीवर्ड। ओके, अब देखिए एक और एग्जांपल आपके सामने है। अब देखिए कैश क्रेडिट लिमिट की बात हो रही है। व्हेन कैश क्रेडिट लिमिट इज अलाउड अगेन हाइपोथिकेशन ऑफ गुड, इट फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ चार्ज। देखिए फिर से बात हुई हाइपोथिकेशन ऑफ गुड, तो कैश क्रेडिट लिमिट अलाउ किया गया गुड्स के हाइपोथिकेशन के अगेंस्ट, तो ये किस चार्ज के अंदर आएगी? फ्लोटिंग, फिक्स, फर्स्ट चार्ज। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने क्या बताया था आपको, जब भी चार्ज प्रेजेंट या फ्यूचर प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपनी पे एक्सटेंड होगा और वो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से अटैच नहीं हो, ठीक है। जैसा कि आप स्टॉक के केस में देखिए, बताइए, स्टॉक तो रोटेट होते रहता है ना, स्टॉक ही नाम ही है कैश क्रेडिट, तो वो तो रोटेशन बेसिस पे होता है। तो ये जो हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक है, तो उस केस में हमारा फ्लोटिंग चार्ज लगेगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं? फिक्स चार्ज एंड फ्लोटिंग चार्ज, उसका वैल्यू भी, चार्ज का वैल्यू भी चेंज होते रहेगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट है कि कब कोई फ्लोटिंग चार्ज फिक्स चार्ज में क्रिस्टलाइज हो जाएगा या बदल जाएगा। तो देखिए, जब भी डेटर कंपनी वो मान लीजिए कि बिजनेस को कैरी करना बंद कर दे, जिसने लोन लिया हुआ, जिसने उधार लिया हुआ है, वो यदि कल को अपना बिजनेस को बंद कर दे, ठीक है, या वो लिक्विडेशन में चला जाए, दिवालिया हो जाए, ठीक है, तो जो डिवेंचर होल्डर है या जो क्रेडिटर है जिसके फेवर में चार्ज को क्रिएट किया गया है, तो वो इंटरवीन कर सकता है उस वक्त, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, विच अफेक्ट द पावर ऑफ कंपनी टू डिस्पोज एसेट चार्ज। यानी कुल मिलाकर आप ये समझिए कि दो केसेस में जो हमारा डेटर है वो यदि दिवालिया हो जाए या नहीं तो वो अपना बिजनेस को कैरी करना बंद कर दे, तो उस केस में उसके अगेंस्ट जो फ्लोटिंग चार्ज लगाया गया है, ठीक है, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा किस में? फिक्स चार्ज में। चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट रिप्रेजेंट द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज इनटू फिक्स चार्ज। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि किस ऑप्शन में फ्लोटिंग चार्ज का क्रिस्टलाइजेशन फिक्स चार्ज में हो जाएगा। पहला है व्हेन द कंपनी डिफॉल्ट्स इन रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट। दूसरा है व्हेन द कंपनी डिफॉल्ट इन सर्विसिंग द इंटरेस्ट इन द कैश क्रेडिट अकाउंट। तीसरा है व्हेन द रोटेशन ऑफ स्टॉक स्टॉप। देखिए अभी मैंने बताया था कि जब भी रोटेशन ऑफ स्टॉक का रोटेशन रुक जाए, ठीक है, और सेम स्टॉक कंटिन्यू टू बी हेल्ड एज सिक्योरिटी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी स्टॉक का रोटेशन रुक जाएगा किसी भी रीजन से, प्रोडक्शन के स्टॉपेज के कारण या जो गुड्स हाइपोथिकेटेड है उसके मूवमेंट के कारण, ठीक है, किसी भी रीजन से रुक जाए, तो हमारा फ्लोटिंग चार्ज जो है वो फिक्स चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक तो हम लोग समझ लिए कि फिक्स चार्ज क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हमें ये समझना है किसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, किसमें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सभी चीज़ हम समझ लिए। अब हमें ये समझना है कि आखिर रजिस्ट्रेशन करते कैसे हैं। तो देखिए, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर सेक्शन 125 का सब सेक्शन 1 है, उसमें ये कहा गया है कि जितने भी चार्जेस होते हैं जो कि कंपनी क्रिएट करती है, वो क्या होगा, सेल बी फाइल, उसको फाइल करना होगा किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। ध्यान दीजिएगा, किसके पास फाइल करना पड़ेगा? तो कंपनी का रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक इंस्ट्रूमेंट भी देना पड़ेगा जो कि चार्ज को क्रिएट करेगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना है, कितने दिनों के अंदर? 30 डेज, ठीक है। देखिए, आपने आज चार्ज को क्रिएट कर लिया, उसके 30 दिनों के अंदर आपको एक इंस्ट्रूमेंट भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास डिपॉजिट करना पड़ेगा,
ठीक है। ये जो 30 दिन का टाइम लिमिट है जिसमें चार्ज को रजिस्टर कराना है, उसको चाहे तो अगले 30 दिन तक और आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये नियम है दोस्तों। तो पहले 30 दिन, उसके बाद और 30 दिन उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन आपके सामने है, टू गेट चार्ज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ बैंक रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, अ कंपनी गेट्स अ पीरियड ऑफ। देखिए क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है, मान लीजिए बैंक के फेवर में चार्ज क्रिएट करना है, और जो वो चार्ज किससे रजिस्टर्ड है दोस्तों, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से रजिस्टर्ड है, तो कंपनी को कितना समय मिलता है। तो अभी मैंने देखा है, ऑप्शन को पढ़िए, एक एक पॉइंट को पढ़िए। 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्समेंट ऑफ लोन, 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट डिसबर्समेंट ऑफ लोन, डी एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है कि 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो ये ध्यान रखने वाली बात ये है इसमें कि कब से 30 दिन, तो जिस दिन से चार्ज को क्रिएट किया गया है तब से। लोन डिसबर्समेंट से कोई मतलब इसे नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं, आपको भ्रमित करने के लिए ऐसा ऑप्शन भी आपको दिया जा सकता है। अब जरा प्रोसीड्यूर को देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों प्रोसीड्यूर के अंदर देखिए कि जो ये रूल 6 है कंपनीज एक्ट का, उसमें प्रोसीड्यूर बताया गया है। उसमें ये बताया गया है कि फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज द कंपनी शैल फाइल अप द प्रिस्क्राइब पार्टिकुलर फॉर क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज। देखिए कंपनी को फॉर्म 8, फॉर्म 13 या फॉर्म 17 ट्रिप्लिकेट में, तीनों को ट्रिप्लिकेट में आपको फाइल करना पड़ेगा उसको, और उस हर एक इंस्ट्रूमेंट का कॉपी जिसमें चार्ज का या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को, वो उसको ही फाइल करना पड़ेगा, और जो फी प्रिस्क्राइब उसे पे करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डज नॉट मैच फॉर फिलिंग द पार्टिकुलर। तो देखिए फॉर्म 8 में क्या कहा गया है, फॉर फिलिंग द पार्टिकुलर फॉर द फर्स्ट टाइम। फॉर्म 13 में क्या कहा गया है, फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। फॉर्म 17 में क्या कहा गया है, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज और एडजस्टमेंट ऑफ लोन। तो दोस्तों देखिए फॉर्म 10 का रिक्वायरमेंट होता है। अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारा ऑप्शन बी है कि मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, तो मॉडिफिकेशन वाले में फॉर्म 10 की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग ने समझ लिया कि आखिर कैसे क्या क्या प्रोसीड्यूर है जिसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, कौन कौन सा फॉर्म आता है, किस फॉर्म से क्या काम होता है, ये सभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हमें ये समझना है कि आखिर क्या क्या प्रोविजंस हैं, वो कौन कौन से लॉ हैं जो कि चार्ज के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहला आता है दोस्तों सेक्शन 134 में क्या कहा गया है, इट इम्पोजेस ड्यूटी ऑन अ कंपनी टू रजिस्टर अ चार्ज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। तो ये सेक्शन 134 में एक जो हमारे कंपनीज हैं उन पे एक ड्यूटी इम्पोज किया जाता है कि उसे एक चार्ज को रजिस्टर करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है, द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइलिंग ऑफ अ पार्टिकुलर चार्ज लाइज विथ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, बैंक के पास, कंपनी के पास, बैंक या कंपनी दोनों के पास, और बैंक सेकंड। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा है कि ये सेक्शन 134 कंपनी पे है। ठीक है, इट रिस्पॉन्स साफ लिखा हुआ है, इट इम्पोजेस ड्यूटी ऑन द कंपनी, यानी कि ये जिम्मेवारी किसकी है, तो कंपनी की जिम्मेवारी है। लेकिन मान लीजिए कि कंपनी अपना ड्यूटी में फेल हो रहा है, तो बैंक क्रेडिटर के रूप में चार्ज रजिस्टर करवा लेगा। तो पहले तो कंपनी को करवाना है, यदि नहीं करवा रहा है तो बैंक कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद सेक्शन 141, इसमें क्या कहा गया है कि बोर्ड कैन ऑर्डर द क्रिएशन ऑफ चार्ज और मॉडिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज इफ द कंपनी ड्यू टू इन एडवर्टेंस और बाय एक्सीडेंट ओमिटेड फाइलिंग चार्ज अंडर दोज प्रोविजन। साफ साफ लिखा हुआ है, मान लीजिए कंपनी किसी कारण से, एक्सीडेंट के कारण यदि फेल कर गया, ओमिट कर गया रजिस्ट्रेशन करवाना चार्ज को, तो उस केस में बैंक भी ये करवा सकती है। ठीक है, कंपनी लॉ बोर्ड इसका ऑर्डर कर सकती है। तो दोस्तों सेक्शन 144 में क्या कहा गया है कि सेक्शन 134 में कहा गया है कि जो कंपनी लॉ बोर्ड है उसका अथॉरिटी है कि वो फाइल करेगा पार्टिकुलर चार्ज आफ्टर 60 डेज। चलिए, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आखिर मान लीजिए कि चार्ज को रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो ये सेक्शन 125 के अंदर कहा गया है, कंपनीज एक्ट के अंदर, कि चार्ज क्रिएटेड बाय द कंपनी ऑफर द प्रॉपर्टी इफ नॉट रजिस्टर्ड वुड बी नॉट बी वैलिड। तो वैलिड नहीं रहेगा जब लिक्विडेशन हो जाएगा तब। ठीक है, तो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 125 वुड नॉट रेंडर द सिक्योरिटी इनवैलिड ऑटोमेटिकली। तो ऑटो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि चार्ज रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो उसके कारण ऐसा नहीं है कि सेक्शन 125 के अंदर जो भी सिक्योरिटी है वो इनवैलिड हो गया ऑटोमेटिकली, नहीं। नॉन रजिस्ट्रेशन का केवल इतना ही कॉन्सिक्वेंस है कि चार्ज वुड नॉट बी वैलिड अगेंस्ट द लिक्विडेटर इन अदर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी इन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ओके, तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, यदि मान लीजिए कोई कंपनी वो चार्ज रजिस्टर्ड नहीं करवा पाई तो क्या इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट ये होगा कि लिक्विडेशन के केस में चार्ज वैलिड नहीं रहेगा, लिक्विडेशन के केस में सिक्योर्ड क्रेडिटर के अगेंस्ट चार्ज वैलिड नहीं रहेगा, और यदि कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो चार्ज वैलिड रहेगा और उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा इस टॉपिक का क्रक्स, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम लोगों ने डिस्कस किए शुरू से लेकर अंत तक चार्जेस से रिलेटेड। होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो दोस्तों यदि इस PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे नीचे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको हर एक यूनिट का PDF प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों लेसन यदि पसंद आया हो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।